पहला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एसोचैम के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो एसोचैम के अभी तक हमारे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था विनीत अग्रवाल और अब उनके स्थान पर सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पहला हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहां पर संपन्न हुई है। तो ये जो नौसेना संगोष्ठी है इसका आयोजन 2 फेज में किया गया। तो 2 फेज में पहला आपके हुआ था गोवा में और दूसरा हुआ अरब सागर में और इसमें हमारी नौसेना ने हिस्सा लिया था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो अगर हम लोग भारत के सबसे बड़े ब्रांड की बात करते हैं तो ये इस समय भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं वह 10 भारतीय जो कि आपके सबसे बड़े ब्रांड हैं, जिसमें पहले स्थान पर विराट कोहली हैं, दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह हैं और तीसरे स्थान पर अभिनेता अक्षय कुमार हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है ये किसने जीत लिया है। तो 2021 के लिए ये पुरस्कार मिला है मीराबाई चानू को। किसे मिला? मीराबाई चानू को ये पुरस्कार मिला है। तो जरूर इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये मीराबाई चानू हैं। इसके अलावा जो हमारे 18 साल की युवा महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम शेफाली वर्मा है, उनको बीबीसी के द्वारा इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोनों पुरस्कार के बारे में ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस देश की अध्यक्षता में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया। तो ये जो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता नेपाल देश के द्वारा की गई। किसके द्वारा? नेपाल देश के द्वारा की गई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन श्रीलंका के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं बिम्स्टेक का ये सम्मेलन था और ये इसका 5वां संस्करण था। भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था और विषय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार का विषय था टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमीज हेल्दी पीपल। तो जरूर ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ऑप्शन सी श्रीलंका होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस आईआईटी संस्थान में एक पेटा स्केल के सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया गया है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, परम शक्ति नाम का जो सुपर कंप्यूटर है ये आपके आईआईटी खड़गपुर में स्थापित हुआ है। कहां पर? आईआईटी खड़गपुर में इसे स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम जगदीप धनखड़ साहब है, उनके द्वारा वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहां से आपको मिलेगा आईआईटी खड़गपुर जहां पर इसका उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के संभावित धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये जो लिविंग रूट ब्रिज हैं पहले भी इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा ये आपको मेघालय में मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं एक हमारा विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसका नाम है फाइकस इलास्टिका। तो इस पौधे की जो जड़ होती है इसी का यूज करके लोग यहाँ पर ब्रिज वगैरह बना देते हैं और इसीलिए यूनेस्को ने भारत के लिए इसे अपने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी मेघालय होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य के श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल को यूनेस्को के अस्थायी धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो ये जो हमारा वीरभद्र मंदिर है और जो आपके एक सिंगल पत्थर से बना हुआ बुल है इसको शामिल किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारा वीरभद्र मंदिर है और आपके आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में मोनोलिथिक बुल मिलेगा और इनको भी टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में
व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये जो भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र लगाया गया, ये आपके संयुक्त अरब अमीरात में लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार इस तरीके का कोई एक्सपोजिशन हुआ था जिसमें पीयूष गोयल साहब ने हिस्सा लिया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में विश्व की जो सबसे बड़ी कोरियर कंपनी है जिसका नाम फेडएक्स है, उसके सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम इनका नाम है, और ये इस कोरियर कंपनी के सीईओ बना दिए गए हैं, यानी कि यहां पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग CS वेंकट कृष्णन साहब की बात करते हैं तो आपको याद होगा पिछले साल के अंत में ये बार्कलेज नाम का जो बैंक है ब्रिटेन का, उसके नए सीईओ बने थे। संदीप कटारिया की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जूतों की कंपनी जो बाटा है उसके ग्लोबल सीईओ संदीप कटारिया बने हैं। और पराग अग्रवाल की बात करते हैं तो ट्विटर कंपनी के सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। तो सारे नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान की डॉक्टर रेणु सिंह नई निदेशक बनी हैं। तो आपको बताना है ये संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर रेणु सिंह इसकी नई निदेशक बनी हैं और ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के लिए पुनः कौन चुने गए? तो असम राज्य के जो हमारे वर्तमान सीएम हैं ये आपके भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष थे, और एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा इसके अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 4 सालों के लिए यानी कि 2022 से 26 के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा इसके अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत WHO के साथ में मिलकर के किस शहर में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना करेगा? तो ये जो केंद्र है वो गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2019 में इसके लिए भारत सरकार ने WHO के साथ में समझौता किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में कौन सा देश 36 वर्षों के बाद फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो इस देश का नाम कनाडा है। क्या नाम है? कनाडा इस देश का नाम है। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी विश्व कप के क्वालिफायर के लिए जो मैच हुआ था उसमें कनाडा ने जमैका को 4-0 से हरा दिया, और 1986 के बाद पहली बार कनाडा पार्टिसिपेट करेगा आपके पुरुषों के फीफा विश्व कप में। अगर हम लोग इस साल के विश्व कप की बात करते हैं तो ये कतर में नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, और इसमें टोटल 32 टीम हिस्सा लेंगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हुरून ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की सूची में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है? तो अगर हम लोग जिन्होंने अपने दम पर स्वयं को अरबपति बनाया है उस लिस्ट में भारत का स्थान चौथा है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा 37 लोग हैं जो कि अपने दम पर बिलियनियर बने हैं। चाइना की बात करें तो 25 के साथ ये दूसरे पर है। यूके में ऐसे 8 व्यक्ति हैं, और हमारे भारत में 6 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बल पर स्वयं को अरबपति बनाया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस शहर में भारत की पहली स्टील के कचड़े से सड़क का निर्माण किया गया? तो यह केवल 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, और इसका निर्माण हुआ है गुजरात के सूरत में। कहां पर किया गया? गुजरात के सूरत में इसका निर्माण हुआ, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में प्रमोद सावंत दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको यह बताना है गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीट पर विजय प्राप्त की? तो यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको टोटल 40 सीट मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीट के ऊपर जीत दर्ज की है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के पद के लिए किसको चुना गया है? तो यहाँ पर चुने गए हैं, नाम इनका है गिलबर्ट होंगबो। क्या नाम है? गिलबर्ट होंगबो इनका नाम है, जो कि टोगो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, नाम इनका गिलबर्ट होंगबो है। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होगा और ये किसका स्थान लेंगे ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में वर्णिका नामक इंक निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये जो वर्णिका नाम की इंक निर्माण इकाई है, इसका उद्घाटन किया गया है मैसूर में। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में इसका उद्घाटन हुआ, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई के अंतर्गत हमारी एक संस्था आती है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, और इसी के द्वारा आपके नोट में जो स्याही का यूज होता है उसी के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई गई है और इसी यूनिट का नाम है वर्णिका। तो ये खोला गया है मैसूरू में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में डीआरडीओ के द्वारा मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया गया। तो आपको ये बताना है कि इस मिसाइल का निर्माण हमने किस देश के सहयोग से किया है? तो ये जो मिसाइल है इसका निर्माण इजराइल के सहयोग से किया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी इजराइल होगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर बालिकतन 2022 नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर किया। किसके साथ में? फिलीपींस के साथ में मिलकर के किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिलीपींस के पास में जो ताइवान है वहीं पर अमेरिका के द्वारा फिलीपींस की सहायता से यह अभ्यास किया गया है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड है मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिया गया है, और आपको पता होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य किसका खराब था? तो ये दीपिका पादुकोण है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में ऑस्कर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट के लिए अवार्ड दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके लिए पुरस्कार मिला है ड्यून मूवी को। किसे मिला है? ड्यून मूवी को मिला है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस कंपनी ने ड्यून मूवी में स्पेशल इफेक्ट दिया था उस कंपनी का नाम है DNEG, यानी कि डबल निगेटिव, और इस कंपनी के जो वर्तमान में CEO हैं वो भारतीय मूल के हैं। नाम इनका नमित मल्होत्रा है, तो जरूर इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ड्यून मूवी में जो आपके ग्राफिक्स थे उसको DNEG कंपनी ने दिया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि प्रदूषण है वो आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 को पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण ढाका में है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे शांत शहर कौन सा है, यानी कि जहां पर ध्वनि प्रदूषण सबसे कम है, उस शहर का नाम है इरब्रिड। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में अर्थ आवर दिवस कब मनाया गया है? तो अर्थ आवर दिवस की बात करते हैं, ये मनाया गया 26 मार्च को। कब मनाया गया? 26 मार्च को मनाया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि मार्च महीने के आखिरी शनिवार को हर साल ये दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस के अवसर पर रात को 8:30 से 9:30 बजे के बीच में जो भी लाइट वगैरह होती हैं, यानी कि जो भी बिजली के उपकरण होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2007 से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि मार्च 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो महिला एकल का खिताब है इसे जीता है हमारी गोल्डन गर्ल यानी कि पीवी संधू ने, और इन्होंने थाईलैंड की बी ओंगबाम रुंगफॉर्म को फाइनल मुकाबले में हराया है। तो स्विट्जरलैंड के बेसल में इसका आयोजन किया गया जिसमें पीवी सिंधु ने जीत हासिल की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका जो 5वां फेज था वो मार्च में खत्म हो गया था और अब इसको 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस योजना की जो टोटल टर्म है वो 2.5 साल हो चुकी है। तो ध्यान रखेंगे 6 माह के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में हमारी किस नौसेना कमान ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? तो ये जो सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम है इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान ने किया। किसने किया? पश्चिमी नौसेना कमान ने किया है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी नौसेना कमान जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है उसी के द्वारा मुंबई में इस ऑफ शोर डेवलपमेंट एरिया जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में नई दिल्ली में किसने मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है? तो हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं जिसका नाम स्मृति ईरानी है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बिंग्स इंडिया 2022 में किस एयरपोर्ट को कोविड चैंपियन पुरस्कार दिया गया? तो ये जो बिंग्स इंडिया 2022 है मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद में जो बेगमपेट एयरपोर्ट है वहां पर इसका आयोजन किया गया और इसमें केरल की जो कोचीन एयरपोर्ट है उसको कोविड चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने गिफ्ट सिटी जो कि आपको गांधीनगर में मिलेगा वहां पर पहला कार्यालय खोला है? हालांकि ये कार्यालय मई में खोला जाएगा लेकिन खोलने की घोषणा कर दी गई है। तो ये खोलेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन खोलेगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये पहला कार्यालय खोला जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो बैंक है इसी को हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। 15 जुलाई 2014 को जो हमारे ब्रिक्स समूह के देश हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संघाई में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा और पिछले साल 4 नए देश इसके मेंबर बने थे। तो उन 4 देशों के नाम क्या हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स की स्थापना की घोषणा की है? तो ये जो मरीन एलिट फोर्स है इसकी स्थापना तमिलनाडु की सरकार करेगी। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में अपना पहला सौर संयंत्र शुरू कर दिया है? तो भारतीय रेलवे का ये जो पहला सोलर प्लांट है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के बीना में। कहां पर? मध्य प्रदेश के बीना में इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो 1.7 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसको कमीशन किया गया है मध्य प्रदेश के बीना में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी कौन सा हमारा राज्य है जो कि समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा की क्षमता में शीर्ष स्थान पर रहा है? देखिए जब हम लोग अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें आपकी सौर ऊर्जा, उसमें आपकी पवन ऊर्जा, उसमें आपकी बायोमास ऊर्जा, ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं। तो अगर हम लोग समग्र रूप से स्थापित क्षमता के अनुसार बात करें तो तमिलनाडु इसमें आपको टॉप पर मिलेगा। वैसे अगर आपसे सौर ऊर्जा की बात करें तो उसमें राजस्थान टॉप पर है, पवन ऊर्जा की बात करें तो उसमें भी तमिलनाडु है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट। रिपोर्ट की खास बात ये रही कि इससे पहले कर्नाटक शीर्ष पर हुआ करता था, लेकिन अभी जो हमारी रिपोर्ट आई है उसमें कर्नाटक को तमिलनाडु ने पीछे कर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जो आपका प्रो कबड्डी लीग हुआ इसके 8वें संस्करण की विजेता टीम कौन रही है? तो अगर हम लोग इसके विजेता की बात करते हैं
तो दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को फाइनल में हरा दिया और इस प्रकार ने दबंग दिल्ली ने पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये जो टूर्नामेंट है 22 दिसंबर से 25 फरवरी तक हुआ है। टोटल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। दबंग दिल्ली ने यहाँ पर पटना पायरेट्स को हराया है। अगला प्रश्न है 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की जो मेजबानी है वो इस साल कौन सा देश करेगा। तो अगर हम इस साल की बात करें तो इसकी मेजबानी वियतनाम के द्वारा की जाएगी। वियतनाम जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है उसके द्वारा इसकी मेजबानी की जानी है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में प्रकाशित पुस्तक वन अमॉन्ग यू उंगुलिल ओरुवन ये किस राजनेता की आत्मकथा है। तो हमारे तमिलनाडु राज्य के जो सीएम हैं जिन्हें हम लोग एमके स्टालिन के नाम से जानते हैं उन्हीं के द्वारा अपनी आत्मकथा को इस पुस्तक में लिखा गया है। इंग्लिश में इसका नाम है वन अमॉन्ग यू और तमिल में इसका नाम है उंगेलिल ओरुवन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये जो वायु शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में जो पोखरण है वहाँ पर हमारी वायुसेना ने इसका आयोजन किया और पहली बार ऐसा हुआ कि इस अभ्यास में हमारे रफाइल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस स्पेस एजेंसी ने खतरनाक मौसम की जानकारी के लिए गोज टी नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब ऐसे जो काम होते हैं ये जनरली अमेरिका के नासा के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा नासा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये सैटेलाइट है जिसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट और इसको नासा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में प्रकाशित पुस्तक टू हेल एंड बैक इसके लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक आई है इसको लिखा है मशहूर पत्रकार बरखा दत्त ने। किसने? मशहूर पत्रकार बरखा दत्त के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि जो आपके एसडीजी गोल के ऊपर जारी किया जाता है इसमें हमारा देश कौन से स्थान पर रहा है। तो पिछले साल जब ये रिपोर्ट आई थी तो हमारा देश उसमें 117वें स्थान पर था। इस साल की बात करें तो हमारा देश 120वें स्थान पर आ चुका है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग इसमें रैंकिंग की बात करते हैं तो जो भी देश होते हैं उनको 100 में से कुछ नंबर दिए जाते हैं। भारत का स्कोर यहाँ पर 60 है जो कि भारत को 120वें स्थान पर ले गया और दुनिया में टॉप पर है फिनलैंड। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करें ये हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 मार्च को हमारे देश में नेशनल सेफ्टी काउंसिल जिसे आप लोग राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहते हैं उसकी स्थापना की गई थी और इसीलिए हर साल 4 मार्च को हम ये दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली एयरलाइंस के तौर पर 2023 से किस एयरलाइन कंपनी ने सौर विमान ईंधन के उपयोग की घोषणा कर दी है। तो ये जो सौर विमान ईंधन होगा इसका उपयोग करेगी स्विस एयरलाइंस, यानी कि स्विट्जरलैंड की जो एयरलाइंस है उसके द्वारा इसका यूज किया जाएगा 2023 से। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाई गई हैं विद्या बालन। कौन? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो आपको ये बताना है कि FATF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो FATF के हेडक्वार्टर की बात करें ये आपको मिल जाएगा पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा जो पड़ोसी है नल्ला पाकिस्तान ये तो पहले से ग्रे लिस्ट में था और अब यहाँ पर यूएई को भी डाल दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस शहर में भारत की पहली एल्यूमिनियम कोच वाली
मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये जो आपके एल्युमिनियम कोच वाला मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये शुरू हो चुका है पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के शहर पुणे में इसकी शुरुआत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, आपको ये ध्यान रखना है। और इस मेट्रो की खास बात यह है कि इसके जो भी कोच हैं वो सारे एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं, यानी कि काफ़ी हल्के हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस शहर में भारत और श्रीलंका के बीच स्लीनेक्स अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो ये जो स्लीनेक्स नाम का अभ्यास है, ये शुरू हो चुका है आपके विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। वहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में ये अभ्यास मार्च में हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, श्रीलंका की बात हुई है तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी की घोषणा भी वहाँ पर हुई थी। और इसके अलावा श्रीलंका के साथ में एक अभ्यास हम लोग और करते हैं, और उस अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति। तो ये अभ्यास भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो भारत के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो ये करेंगी आरुषि वर्मा। क्या नाम है? आरुषि वर्मा इनका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आरुषि वर्मा है, जो कि हमारी एक राष्ट्रीय स्तर के शूटर रह चुकी हैं, और ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर सिंगापुर के जो टी राजा कुमार हैं, उनको FATF का नया अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। FATF के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा, और टी राजा कुमार डॉक्टर मार्कस प्लेयर का स्थान लेंगे। तो यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत किस संस्थान में परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया? तो परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है, इसको स्थापित किया गया है IIT रुड़की में। कहाँ पर? IIT रुड़की में इसको स्थापित किया गया, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो पाकिस्तान के जो UN में राजदूत हैं मुनीर अकरम, उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र के जो भी 193 देश हैं उन सभी ने इस पर अपनी सहमति दी, और ये दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाएगा। कब? 15 मार्च को ये दिवस होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की बात करें, हर साल ये 20 मार्च को होता है। कब? 20 मार्च को होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो 36वां संस्करण है, इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका विषय रखा गया था जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और इसमें हमारे देश का सहयोग किया बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की साइंस अकादमी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में हमारा देश किस स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करते हैं। इस साल हम लोग थोड़े ज़्यादा खुश हुए हैं, और हम आ चुके हैं 136वें स्थान पर। किस पर? 136वें स्थान पर हम आ चुके हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल की जो रिपोर्ट थी उसमें हम 139वें स्थान पर थे, इस साल हम 136वें स्थान पर हैं। और दुनिया में अगर हम लोग सबसे खुशहाल देश की बात करते हैं तो वो आपका हमेशा की तरह फिनलैंड ही है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एशियाई क्रिकेट परिषद के जय शाह पुनः अध्यक्ष चुने गए। तो आपको बताना है एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी में आपको मिलेगा, यानी कि कोलंबो में मिलेगा। तो ये इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स की बात करें, ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। कब होता है?
21 मार्च को हर साल ये मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। विषय इस बार का क्या है, तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये इसका विषय है, बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया है। तो ये जो उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर है, इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में राजेश गोपीनाथन को किस कंपनी ने पुनः 5 वर्षों के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो राजेश गोपीनाथन की बात करें, इनको पुनः बना दिया है आपके टीसीएस कंपनी ने, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पहली 82 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल कॉरिडोर है, ये किन शहरों को जोड़ेगी। तो ये जो रैपिड रेल कॉरिडोर है, ये जोड़ेगी दिल्ली से मेरठ को। किसे, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को ये जोड़ेगी। टोटल 82 किलोमीटर इसकी दूरी होगी और इसके ऊपर जो हमारी रैपिड रेल चलेगी उसकी स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि आप आधे घंटे में दिल्ली से मेरठ की यात्रा कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में नाटो सदस्य देशों के द्वारा कोल्ड रिस्पांस 2022 नाम का जो सैन्य अभ्यास है, ये किस देश में शुरू किया गया। तो ये जो कोल्ड रिस्पांस अभ्यास है, ये शुरू हुआ है नॉर्वे में। कहाँ पर, नॉर्वे में इसका आयोजन किया गया नाटो के सदस्य देशों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो अभ्यास है प्रत्येक 2 सालों पर नॉर्वे में ही होता है और 14 मार्च से 1 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में यूजीन पार्कर का निधन हुआ। तो आपको बताना है कि ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी कौन थे। तो ये हमारे प्रसिद्ध अमेरिकी खगोल विज्ञानी थे और आपको पता होगा कि 2018 में नासा ने सूर्य के लिए जो पहला मिशन सोलर पार्कर प्रोब लॉन्च किया था, उसमें पार्कर शब्द इन्हीं के नाम से लिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एसबीआई ने कहां पर इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो एसबीआई के द्वारा ये जो सेंटर है वो आपके हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है। तो मुकेश अंबानी की बात करें, वह इस सूची में 9वें स्थान पर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपके सामने पूरी सूची है। इलोन मस्क दुनिया के इस समय सबसे धनी व्यक्ति हैं, जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर हैं और लुई बीटो के बर्नाल्ड अर्नॉल्ड इसमें तीसरे स्थान पर हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में रूस ने विश्व के सबसे बड़े कार्गो विमान को नष्ट किया है। तो आपको बताना है इस विमान का नाम क्या था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सामान ले जाने वाला विमान था और रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में इस विमान को नष्ट कर दिया है और इसका नाम था AN-225 या फिर MRIA। क्या नाम था, AN-225 या फिर MRIA। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो एंटोनो 225 या फिर मिरिया इसका नाम था, जिसको यहाँ पर नष्ट कर दिया है रूस ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस कंपनी ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की है। जैसे आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर से कई सारे आपके ऐप या गेम वगैरह होते हैं जिनको आपको परचेज करना पड़ता है, तो उसी के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन की शुरुआत कर दी है गूगल प्ले ने। एंड्रॉयड के जो भी यूजर हैं तो गूगल के द्वारा शुरुआत हुई है। तो ए सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। अब इस प्रश्न को बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से आपको लग रहा होगा कि कोई व्यापार से जुड़ा हुआ ये हमारा सम्मेलन था और उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया होगा। तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका उद्घाटन हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो हमारे मनसुख मांडविया जी हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में
रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका आयोजन यूएई में किया गया और इसमें रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन रही है पूजा जात्यान। क्या नाम है? पूजा जात्यान इनका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 1 मार्च को होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में रसायन व उर्वरक मंत्रालय ने जन औषधि सप्ताह कब मनाया है? तो आपको ध्यान रखना है, हमारे यहाँ पर एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम पीएम जन औषधि कार्यक्रम है और इसी के पर्पज से यहाँ पर जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उनके द्वारा जो भी आपकी जेनेरिक दवाएं होती हैं उनको कम दाम पर लोगों को उपलब्ध कराने के लिए 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी 1 से 7 मार्च को यहाँ पर इस योजना के लिए सप्ताह मनाया गया है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में स्विफ्ट ने रूस के बैंकों को अपने नेटवर्क से बाहर किया। इससे पूर्व स्विफ्ट ने 2014 में किस देश के बैंक को हटाया था? तो 2014 में स्विफ्ट के द्वारा ईरान को हटाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, स्विफ्ट क्या होता है? तो देखिए, अगर आपके बैंक भारत में किसी दूसरे बैंक से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए आपको IFSC कोड की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर भारत का कोई बैंक दुनिया के किसी और देश के बैंक से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए स्विफ्ट यहाँ पर मीडियम का काम करता है। तो स्विफ्ट ने रूस के बैंक को यहाँ से बाहर कर दिया है। डी हो जाएगा करेक्ट। स्विफ्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारत पे के MD और CEO के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो शार्क टैंक में आपने इनको खूब देखा होगा। नाम इनका है असनीर ग्रोवर। क्या नाम है? असनीर ग्रोवर इनका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में अफ्रीका के गैंडों को बचाने के लिए किस संगठन ने पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया था? तो ये जो पहला वन्यजीव बॉन्ड है इसको जारी कर दिया है विश्व बैंक ने। जरूर ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि अफ्रीका में जो काले गैंडे हैं उनका संरक्षण किया जाए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर मारियो मार्शल ने गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसे जीता है हमारे चिली के गवर्नर ने। किसने? चिली का जो रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर मारियो मार्शल ने यह पुरस्कार जीता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य में बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये जो बिप्लोबी गैलरी है इसका उद्घाटन पीएम के द्वारा आपके पश्चिम बंगाल में किया गया। कहां पर? पश्चिम बंगाल में इस बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया पीएम ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक हमारे देश में जो हवाई अड्डे हैं उनकी संख्या को 220 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? इस समय हमारे देश में 140 हवाई अड्डे हैं, यानी कि टोटल 80 नए हवाई अड्डे और बनेंगे और ये काम पूरा हो जाएगा 2025 तक। कब तक? 2025 तक ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रश्न के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इसकी घोषणा हमारे जो नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं जिनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है उनके द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड की घोषणा की है और ये घोषणा की है केरल की सरकार ने। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो अभी इसका जो पहला फेज होगा इसके अंतर्गत इसको पहले 13 जो भी आपके फॉर्म हैं वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद में केरल में जो 140 असेंबली हैं उनमें भी इसको अप्लाई किया जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किस बैंक के साथ में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी किया है? तो ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इसके लिए साझेदारी इन्होंने की है ICICI बैंक से। किसके साथ में? ICICI बैंक के साथ में साझेदारी हुई है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कुछ इस प्रकार का ये क्रेडिट कार्ड है जो कि चेन्नई सुपर किंग के साथ में मिलकर के लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? तो ये जो विंग्स इंडिया 2022 है इसका आयोजन किया गया है फिक्की के साथ में मिलकर के। किसके साथ? फिक्की के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया गया। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर इसका आयोजन किया गया और विषय इसका क्या था? तो इसका विषय था इंडिया एट 75 न्यू होरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने? तो पहले खिलाड़ी की बात करें, नाम इनका देवेंद्र झांझरिया है। क्या नाम है? देवेंद्र झांझरिया इनका नाम है। 2004 के एथेंस ओलंपिक, 2016 के रियो ओलंपिक और इसके अलावा आपके 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर जीता, बाकी दोनों में गोल्ड जीता था। तो इस प्रश्न के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये आपके भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है डी पार्नेल सुलीवन को। किसे मिला है? डी पार्नेल सुलीवन को ये पुरस्कार मिला, जो कि अमेरिका के एक गणितज्ञ हैं। ध्यान रखिएगा, एबल पुरस्कारों को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया, उनका नाम क्या है? तो भैया ये बहुत ही अजीबोगरीब टाइप के खिलाड़ी हैं। 3-4 साल इन्होंने क्रिकेट खेला, क्रिकेट छोड़ करके टेनिस खेला, टेनिस में 3 ग्रैंड स्लैम भी जीत लिए और 25 वर्ष की एज में संन्यास भी ले लिया। नाम इनका है एशले बार्टी। इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसकी भी ये विजेता रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं और 25 साल में ही इन्होंने संन्यास ले लिया, जिससे पूरी दुनिया हो गई शॉक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो आपका विश्व टीबी दिवस रहा, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लाइव्स। क्या है? इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लाइव्स इसका विषय है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 24 मार्च को हर साल विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और इस बार का विषय है इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लाइव्स। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में आरसी लोहाटी का निधन हुआ। तो आपको बताना है ये भारत के पहले क्या थे? तो ये भारत के पूर्व 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और अभी मार्च महीने में इनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में प्रकाशित हुई पुस्तक अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसको ऋचा मिश्रा ने लिखा है। किसने? ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ धरती का सबसे गर्म देश कौन बना है? तो सबसे हॉट कंट्री की बात करें तो ये आपका बन गया है कुवैत, जहां पर टेम्परेचर 53.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये जो एप्लीकेशन है इसको लागू कर दिया है नागालैंड ने। किसने? नागालैंड ने इसको लागू किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 60 सदस्यों वाली असेंबली है नागालैंड की और यहाँ पर अब जितने भी आपके विधायक होंगे सभी के टेबल के सामने ई बुक और टेबलेट वगैरह उपलब्ध रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में बिहार राज्य ने किस दिन अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने ये मनाया है आपके 22 मार्च को। कब मनाया? 22 मार्च को इन्होंने ये मनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उससे 1912 में बिहार अलग होकर के एक नया राज्य बना था। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के पद पर किसने शपथ लिया? तो हमारे जो पुष्कर सिंह धामी हैं, भले ही ये विधानसभा चुनाव हार गए थे लेकिन दोबारा ये उत्तराखंड के सीएम बन गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है IQ एयर
2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गंदी राजधानी की बात करें तो ये हो जाएगी दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली हमारी सबसे प्रदूषित है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी आपको ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और अगर हम लोग बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश इसमें टॉप पर है, हमारा देश इसमें 5वें स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भिवाड़ी जो कि राजस्थान में है वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारत और किस अन्य देश के बीच में डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो डस्टलिक नाम का सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तराखंड में जो रानीखेत है वहां पर इन दोनों देश की सेनाओं के बीच में 22 से 31 मार्च को डस्टलिक नाम के अभ्यास का आयोजन हुआ, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें हर साल ये 23 मार्च को होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है जो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसीलिए हर साल हम लोग इस दिवस को मनाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और अन्य किस स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है? तो श्रद्धांजलि दी जाती है शिवराम राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो जीआई टैग है वह तमिलनाडु के एक वाद्य यंत्र को मिला है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं लकड़ी का बनाया हुआ ये एक वाद्य यंत्र है जो कि तमिलनाडु के गांव में यूज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 में कौन सी टीम ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती है? तो पहली ट्रॉफी जीत ली है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। किसने? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने यहाँ पर जीत हासिल की और फाइनल में इसने केरला ब्लास्टर्स को हराया है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार मनाया गया? तो ये जो त्यौहार है ये मनाया गया है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ये त्यौहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एन बीरेन सिंह ने कौन सी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये आपके दूसरी बार मणिपुर के सीएम बने हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर की विधानसभा में टोटल 60 सीट है, जिसमें से 32 अकेले बीजेपी ने जीती और एन बीरेन सिंह दूसरी बार यहाँ के सीएम बन गए। अगला प्रश्न है कि वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया है? तो अफ्रीका के हैं ये, नाम इनका फ्रांसिस केरे है जो कि 2022 के प्रिट्जकर पुरस्कार के विजेता हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारत और अन्य किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमित्य के 9वें संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये जो सैन्य अभ्यास है इसका 9वां संस्करण भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। किसके? भारत और सेशल्स के बीच में हुआ, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेशल्स में भारत और सेशल्स दोनों की आर्मी के बीच में लैमित्य 2022 सैन्य अभ्यास हुआ, तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे की बात करें ये हर साल आपके होता है 22 मार्च को। कब होता है? 22 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। विषय भी ध्यान रखिएगा, तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल ये इसका विषय था, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि किस देश के द्वारा बरसामा शील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो अभ्यास है इसका आयोजन करेगी मलेशिया। कौन करेगी? मलेशिया इसका आयोजन करेगी और इसमें 4 देश लेंगे हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूके। तो ध्यान रखिएगा मलेशिया के द्वारा आयोजन होगा और 4 देश इसमें हिस्सा लेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से मार्च के जो हमारे 100 सबसे बेहतरीन प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
इसके अलावा अगर आप लेफ्ट और राइट साइड में देखेंगे वीडियो के ऊपर, तो यहाँ पर आपको जनवरी और फरवरी के जो बेस्ट 100 करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनकी वीडियो भी दिखाई दे रही होगी, तो उस पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन तीनों महीनों के जो बेस्ट प्रश्न हैं उनको भी 2-3 वीडियो में अलग से डिस्कस कर लिया जाए। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।